क्लासेज में आपका स्वागत है। विज्ञान में हम पढ़ रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक, और इसमें हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन को हमने मुख्यतः दो भागों में बांटा, एक अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और दूसरे चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को फिर हमने दो भागों में बांटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आए थे एल्केन। एल्केन में क्या था, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध था, बाकी संयोजकताएं अन्य परमाणुओं से पूरी थी कार्बन की। कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध, एक ही बंध था। संतृप्त में, असंतृप्त में क्या है, हमने लिया एल्कीन, एल्काइन और एल्का डाइईन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध, और एल्का डाइईन इसमें दो द्विबंध हैं कार्बन कार्बन के बीच, एक द्विबंध यहां पर और एक द्विबंध यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में। ये तो हमने कर लिया था अचक्रीय। चक्रीय रह गया था, तो चक्रीय में देखिए, चक्रीय को हमने फिर दो भागों में बांटा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो चक्रीय यौगिक होते हैं जिनको जलाने पर काला धुआं नहीं निकलता, या जो बिना धुआं के जलते हैं, वो होते हैं एलिसाइक्लिक। इसका उदाहरण देखो, इसमें 5 कार्बन है, ये मैंने पहले भी लिखा था, इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। इसके बाद आता है एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक वे यौगिक होते हैं जो जलाने पर काली धुआं देते हैं। जैसे अब टायर जलता है तो बहुत काली धुआं आती है, तो ऐसी धुआं इन यौगिकों को जलाने पर आती है, काली धुआं आती है। और इसका उदाहरण ये उस दिन भी बनाया था मैंने पिछली क्लास में, इसका नाम है बेंजीन। देखिए इसमें 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, और एकांतर क्रम में द्विबंध लगा हुआ है, तो ये है एरोमेटिक यौगिक। ये था हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण। इसको आप लिख लें फटाफट से इधर वाले को। ये आपने लिख लिया होगा उदाहरण। अब इसको आगे और बांटा थोड़ा सा। देखिए एलिसाइक्लिक भी दो तरह के हो सकते हैं, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय वो होंगे जिनमें पूरी साइकिल में, जो पूरी श्रृंखला है, पूरी चेन है, उसमें सभी जो परमाणु है वो एक जैसे हों। जैसे मान लो कार्बन कार्बन है तो उसको बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक जो अभी मैंने बनाया था उदाहरण, दोबारा से लिख देता हूं। कार्बोसाइक्लिक, इसमें सभी कार्बन कार्बन की श्रृंखला होगी। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण बनाया था, CH2 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 और यहां पर भी लगाया था CH2, तो ये कार्बोसाइक्लिक। अब विषम चक्रीय, विषम चक्रीय में क्या होगा कि यहां पर देखो सभी कार्बन 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 है, इस कार्बन की जगह पर कोई दूसरा परमाणु आ जाए, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु आ जाए यहां पर,
ये हो जाएगा विषम चक्रीय। सभी कार्बन थे लेकिन एक ऑक्सीजन बीच में आ गया, ये विषम चक्रीय हो गया। इस तरह से ऐसा ही होता है एरोमेटिक के अंदर, वो दो प्रकार, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय, विषम चक्रीय। यहां भी अगर समचक्रीय है तो सभी जो श्रृंखला के, जो चेन के जो परमाणु हैं वो सब एक जैसे होंगे। जैसे ये हम बनाते हैं बेंजीन के लिए, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, सभी जगह कार्बन। विषम चक्रीय में अगर यहां पर कुछ और आ जाए, जैसे ये वाला, यहां पर क्या है कि एक नाइट्रोजन आ गया, ये कार्बन 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 और यहां पर आ गया एक नाइट्रोजन, ये हो गया विषम चक्रीय। इसका उदाहरण ये था हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न 2 या 3 नंबर का आने की पूरी संभावना है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें, आपका एक प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। आज ही बता दूंगा मैं तीनों के नाम कैसे देते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी और नियम है, बिल्कुल नियम फिट है। आप उस नियमों को याद कर लेंगे तो आराम से आप नाम दे पाएंगे हाइड्रोकार्बनों का। तो देखिए अगला है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। बिल्कुल ध्यान से समझ लें, यही आप नाम लिखना सीख जाएंगे। एक ही क्लास में आप आराम से नाम लिखना सीख जाएंगे और आपका एक प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्यूरेट। देखिए कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की कुछ पद्धतियां हैं, जिसमें से सबसे पहली, सबसे पुरानी पद्धति है, सबसे पुरानी पद्धति का नाम है रूढ़ पद्धति, ट्राइबल सिस्टम। ये सबसे पहले आई थी। इस रूढ़ पद्धति के अनुसार क्या है कि कार्बनिक यौगिक का नाम उसके स्रोत और उसके गुणों के आधार पर दिया जाता है। 2 चीज थी इसमें, एक तो उसके स्रोत जो वो प्रकृति से मिल रहा है, तो प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा उसके गुण या लक्षण, जैसे उसकी गंध, रंग आदि के आधार पर। पहला तो है प्राकृतिक स्रोत के आधार पर और दूसरा है गुण के आधार पर। 2 चीज मेन रखी रूढ़ पद्धति में कि एक तो उसके प्राकृतिक स्रोत, वो कहां से हमें मिल रहा है उसके आधार पर, और दूसरा उसके गुण कैसे हैं, उसका रंग कैसा है, उसकी गंध कैसी है, या फिर वो उसके और कोई जैसे अम्लीय है, क्षारीय है, उस आधार पर इनके नाम दिए जाते थे। उदाहरण देखिए, सबसे पहला उदाहरण है, बहुत वेल नोन उदाहरण है, CH4। इसका नाम क्या है? बिल्कुल सही, वो मेथेन नाम इसका बाद का है, IUPAC का है, और डेराइव्ड सिस्टम में भी इसको मेथेन कहा गया था। लेकिन रूढ़ पद्धति के अनुसार इसे कहा गया मार्स गैस। मार्स क्यों? क्योंकि मार्स को हिंदी में बोलते हैं दलदल। ये दलदली स्थान जो होते हैं, जहां दलदल पाया जाता है, वहां अधिकांश मात्रा में मिलती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मार्स गैस। दूसरा उदाहरण देखिए, CH3OH। यह है वुड स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट। वुड लकड़ी, लकड़ी को हम कास्ट भी कहते हैं। तो ये इसका रूढ़ पद्धति में इसका नाम है कास्ट स्प्रिट, वुड स्प्रिट, क्योंकि यह लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजक आसवन से। इसलिए इसको कहा गया वुड स्प्रिट। अगला देखिए इसका उदाहरण,
एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सिरका एसिटम से मिलता है। सिरका को लैटिन में बोलते हैं एसिटम, तो एसिटम से मिला था ये, इसलिए इसका नाम दे दिया गया एसिटिक अम्ल। अगला देखिए, यह है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल देखिए, यह मिलता है लाल चींटी से। और लाल चींटी को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मिका। लाल चींटी को लैटिन भाषा में बोला जाता है फॉर्मिका। तो ये लाल चींटी के आसवन से मिला था सर्वप्रथम। जब लाल चींटी के आसवन से फॉर्मिक अम्ल मिला तो इसका नाम दे दिया, फॉर्मिका थी इसलिए फॉर्मिका से की वजह से इसका नाम दे दिया फॉर्मिक अम्ल, HCOOH। आपने देखा होगा जब लाल चींटी काटती है तो जलन होती है, वो जलन किसकी वजह से होती है? इस फॉर्मिक अम्ल की वजह से होती है। वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है जिसकी वजह से जलन होती है। तो आप नोट कर लें इसको। एक सूत्र अब और आप याद रखें, COOH, OH, CH2 और H। इसका नाम है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ये मिलता है दूध से, लैक्टम। इसलिए इसका नाम दिया गया लैक्टिक अम्ल। ऐसे सिट्रिक अम्ल, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, खट्टे फल, नींबू, संतरा, उनसे मिलता है सिट्रिक एसिड, तो इसलिए उसका नाम दिया गया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से मिलता है, वो भी रूट पद्धति का ही नाम है। इस पद्धति का एक नाम और है, कॉमन नेम। या नीचे लिख लें आप कहीं भी, कॉमन नाम। बीच बीच में क्या होगा कि मैं बोल दूंगा कि इसका कॉमन नाम बताइए, इसका कॉमन नाम क्या होगा, तो वो कॉमन नाम रूढ़ पद्धति का ही नाम है। इस पद्धति के कुछ नाम और हैं जो बुक में दिए हुए हैं और हमें उनको पढ़ना भी जरूरी है। सबसे पहला नाम है CH3, CH2, CH2, CH3। नॉर्मल ब्यूटेन, हिंदी में लिख देता हूं, इसको तो एन ही लिखा जाएगा। एन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। अभी आ जाएगा थोड़ी देर में कि ब्यूटेन कैसे आया। एन का मतलब है यहां पर नॉर्मल, सीधी श्रृंखला है इसलिए नॉर्मल।
अगला देखिए CH3CH CH3। अगर यहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन। अब ये रेडिकल है इसलिए इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपेन इस तरह का अगर आगे कुछ जुड़ा, यहां पर मान लो मैंने लगा दिया OH तो ये हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब यहां पर रेडिकल है, यहां पर एक संयोजकता इसकी खाली है, इसलिए क्या बोल देंगे इसको आइसोप्रोपिल। नाम होगा आइसोप्रोपेन और आइसोप्रोपिल इस रेडिकल का नाम। और एक होता है नियो। नियो देखिए साथ के साथ, देखिए एक कार्बन, एक CH3, एक CH3, एक CH3 और एक CH2 और एक संयोजकता इसकी खाली, ये होता है नियो ग्रुप, नियोपेंटिल। नियोपेंटिल। यहां कोई ग्रुप जुड़ जाएगा तो नियोपेंटेन। ये थी हमारी रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति में जो नाम है वो नाम यौगिक के प्राकृतिक स्रोत और उसके लक्षणों के आधार पर दिया जाता है, उसके गुणों के आधार पर दिया जाता है। दूसरा है व्युत्पन्न पद्धति। देखिए नई पद्धति आई क्यों? इसलिए आई कि इस रूढ़ पद्धति की कुछ कमियां थी। मैं कमियां बता देता हूं। इसकी कुछ कमियां थी। कमियां क्या? अगर मैं सबसे पहले उदाहरण लूं अमोनिया का, NH3 गैस। ये अमोनिया गैस दलदली स्थानों पर भी मिलती है थोड़ी बहुत मात्रा में, और यही गैस कोई पुराना टॉयलेट है, मान लो बहुत पुराना है, साफ सफाई नहीं होती है, तो वहां भी मिल जाती है। इसका मतलब इस एक ही गैस के एक ही यौगिक के कई नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार से हमने मीथेन पढ़ा। ये मीथेन जरूर थोड़ी दलदल में ही मिले, कहीं और भी मिल सकती है, भूमि के अंदर से भी निकाली जाती है नेचुरल गैस में। तो इसका नाम फिर क्या रखें हम? दलदल गैस रखें या भूमि से निकलने वाली गैस रखें? तो एक ही यौगिक के कई नाम हो सकते थे। मतलब हमारे देश में कुछ और नाम दे रहे हैं, दूसरे देश में कुछ और नाम दे रहे हैं। इसका मतलब कंफ्यूजन था, इसलिए इस पद्धति को छोड़ा गया। और इस पद्धति को छोड़ने के बाद नई पद्धति आई थी। उस नई पद्धति को अभी पढ़ेगा थोड़े से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हमने रूट पद्धति या कॉमन नेम सिस्टम पढ़ा था, इसकी कमियां भी पढ़ी। इसके बाद दूसरा सिस्टम ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल पहला है, सॉरी, दूसरा सिस्टम है व्युत्पन्न सिस्टम। व्युत्पन्न पद्धति, डेराइव्ड सिस्टम। देखिए इस व्युत्पन्न पद्धति में क्या किया गया, किसी एक यौगिक को आधार बनाया गया, उस एक यौगिक को आधार बना करके बाकी सभी यौगिकों को उसका व्युत्पन्न मान के उनके नाम दिए गए। किसी एक यौगिक को आधार बना लिया, जैसे मैं मान लूं मैंने यौगिक लिया ए, इस ए को तो बना लिया आधार, और फिर इस ए के व्युत्पन्न जो भी बनते गए, जैसे मैंने यहां CH2 लगा दिया तो ये इसका व्युत्पन्न मान लिया, ये तो मूल यौगिक हो गया, आधार यौगिक, और इसको मान लिया इसका व्युत्पन्न, ये पूरा इसका व्युत्पन्न हो गया, और इसका व्युत्पन्न मान करके इसका नाम दिया गया। उदाहरण देखिए, जैसे CH3OH, ये इसको माना गया कार्बिनॉल, इसका नाम दिया गया कार्बिनॉल, और इसका नाम कार्बिनॉल देने के बाद इससे जो भी यौगिक बने उनको इसका व्युत्पन्न माना गया। इसको थोड़ा खोल के लिखता हूं, CHHOH। देखिए कार्बन पर 3 H लगे हुए हैं और एक OH लगा हुआ है, तो इसको माना गया कार्बिनॉल। एक कार्बन, उसके पास H और यहां पर OH। अब इसका व्युत्पन्न कैसे बनेगा, इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें हम किसी दूसरे ग्रुप से, मान लो मैं इसको मेथिल ग्रुप से प्रतिस्थापित कर दूं तो क्या बन जाएगा, देखिए कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, CH2OH, और यहां पर लग गया एक CH3। ये मेथिल ग्रुप है, मेथिल प्रतिस्थापी है। इस मेथिल प्रतिस्थापी को हमने लगाया कार्बिनॉल पर, तो इसका नाम तो क्या है, सही है कार्बिनॉल। ये तो कार्बिनॉल है ही, तो ये तो हमने लिख लिया कार्बिनॉल। अब हमने इस पर एक मेथिल ग्रुप लगाया, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनॉल। एक मेथिल ग्रुप लगा रखा है, एक कार्बिनॉल है ही, तो ये हो गया मेथिल कार्बिनॉल। तो ये है व्युत्पन्न पद्धति। इसमें एक यौगिक को आधार माना, इसको आधार माना, और इसको आधार मान करके किसी दूसरे यौगिक का नाम दिया गया। और उदाहरण देखिए इसका, कार्बन, यहां पर एक CH3 लगा दिया मैंने, यहां पर लगाया एक C2H5, और यहां पर लगाया एक CH3, और ये है OH। अब देखिए आप, देखिए इधर देखिए ध्यान से, ये तो है कार्बिनॉल, एक मेथिल, दो मेथिल, और ये एथिल है, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, दो तो मेथिल है तो क्या लगाएंगे हम, डाई मेथिल। एक एथिल है, एक तो हो जाएगा इसके ऊपर प्रतिस्थापी है डाई मेथिल, एक प्रतिस्थापी है एथिल, और एक कार्बिनॉल है ही। तो देखिए डाई मेथिल, और अब इसमें हम अल्फाबेट क्रम में देख लेंगे, पहले M आएगा या पहले E आएगा। इथाइल को E से लिखते हैं, तो पहले E आएगा, तो पहले इसका नाम लिखेंगे एथिल डाइमेथिल कार्बिनॉल। ये हमारे समझने के लिए ही है, इसका नाम हो जाएगा एथिल डाइमेथिल कार्बिनॉल। आगे देखिए और उदाहरण देखिए, CH4 का नाम हमें अब याद हो गया होगा, मेथेन। इसकी संरचना भी उस दिन बनाई थी, सबने देख ली अच्छी तरह से,
कार्बन और उसके साथ 4 हाइड्रोजन, इस तरह से अलग अलग लगे हुए। अब यहां से किसी भी एक हाइड्रोजन को किसी दूसरे ग्रुप के साथ प्रतिस्थापित अगर कर दिया जाए तो उसका नाम व्युत्पन्न पद्धति में कैसे दिया जाएगा। देखिए, मान लो मैंने एक इसके हाइड्रोजन को CH3 से प्रतिस्थापित कर दिया, बाकी 3 हाइड्रोजन इसके पास पहले से ही लगे हुए हैं। तो ये तो है मेथेन और ये है मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल मेथेन। नोट कर लिया। देखिए, इस पद्धति को भी छोड़ा गया, इसके बाद एक नई पद्धति आई थी, इस पद्धति को छोड़ा गया क्योंकि ये सभी यौगिकों के नाम देने में सक्षम नहीं थी। इसके द्वारा कोई बड़ा यौगिक है उसका नाम देना संभव नहीं था। कोई बहुत बड़ा यौगिक हो गया, अब उसको किसका आधार माने, समस्या थी। अगर एक किसी का आधार मान लिया तो उसका नाम देना बहुत मुश्किल काम हो गया, और ये सभी यौगिकों के नाम देने में भी सक्षम नहीं थी। इसलिए तीसरी और सर्वमान्य पद्धति आई IUPAC सिस्टम, जो हमें पढ़ना है, प्रश्न भी यहीं से आएगा। IUPAC सिस्टम क्या किया गया कि विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक संगठन बनाया, उस संगठन का नाम रखा गया IUPAC, और इस संगठन के द्वारा विश्व में यदि कोई ऑर्गेनिक, यदि कोई कार्बनिक पदार्थ, या आज अभी ये अकार्बनिक पदार्थों के लिए भी काम करती है, कोई भी पदार्थ खोजा जाता है नया, तो उस नए पदार्थ का नामकरण इसकी समिति बैठ के उसका नामकरण तय करती है, और पूरे विश्व में वो पदार्थ का नाम मान्य होता है। इसका पूरा नाम देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय हिंदी में लिख देता हूं मैं, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, ये इसका पूरा नाम, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। आप इंग्लिश में करेंगे तो ये आपको सारी चीज मिल जाएंगी, आई मिल गया, यू मिल गया, पी मिल गया, ए मिल गया और सी मिल गया। हिंदी में थोड़ा अलग दिखेगा। इसका एक मुख्यालय बनाया गया जेनेवा में। अब देखिए, इस सिस्टम ने, IUPAC ने कुछ नियम दिए, जिन नियमों के आधार पर यौगिक का नाम दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले मुख्य मुख्य नियम, सबसे पहला नियम बनाया कि कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या के आधार पर जितने कार्बन है उसकी संख्या के आधार पर पूर्व लग्न तय किया जाएगा।
दूसरा तय किया गया वो था कि कार्बन श्रृंखला में बंध के आधार पर, बंध द्विबंध है या एकल बंध है या त्रिबंध है, बंध के आधार पर अनुलग्न तय किया जाएगा। और तीसरा तय किया गया, ये बंध की जगह पर अगर कोई क्रियात्मक समूह है तो वह क्रियात्मक समूह भी हो सकता है, या क्रियात्मक समूह। हमें क्रियात्मक समूह का अध्ययन नहीं करना है, ये आगे की क्लासों के लिए है। 10th क्लास तक सिर्फ बंध के आधार पर ही है। और तीसरा है पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़ करके। पूर्व मतलब पहले लगने वाला और अनु मतलब पीछे लगने वाला। अनुलग्न को जोड़कर नाम दिया जाएगा। इसका पूरा नाम भी आप याद करेंगे यूपीएससी का, क्योंकि एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनमें इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। नोट करें इसको। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं कि पूर्व लग्न कौन कौन से होते हैं जो हमें याद करने होंगे। बहुत जरूरी है इनको याद करना, क्योंकि इनके बिना हम नाम नहीं दे पाएंगे। दो चीज हमें याद करनी है, पूर्व लग्न और अनुलग्न। अगर आपको ये याद हो गए तो आप तुरंत किसी भी कार्बन का नाम दे देंगे। देखिए, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न दिए जाते हैं कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या के आधार पर। लिखा हुआ है कार्बन की संख्या। यदि कार्बन एक है, यदि एक कार्बन है तो उसको कहा जाएगा मैथ। अगर दो कार्बन है तो कहा जाएगा एथ। अगर तीन कार्बन है तो कहा जाएगा प्रॉप। अगर चार कार्बन है तो कहा जाएगा ब्यूट। अगर पांच कार्बन है तो कहा जाएगा पेंट। अगर छह कार्बन है तो कहा जाएगा हेक्स। अगर सात कार्बन है तो कहा जाएगा हेप्ट। आठ कार्बन है तो कहा जाएगा ऑक्ट। नौ कार्बन नॉन। और अगर 10 कार्बन है तो कहा जाएगा डैक।
अगर 11 कार्बन है तो कहा जाएगा अनडेक। अगर 12 कार्बन है तो कहा जाएगा डोडेक। फिर चलता रहेगा ट्राइडेक, क्वार्टरडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इसी आधार पर। नोट करें इसको जल्दी से। ये सभी पूर्व लग्न है जो अब लिखे हैं, ये वाले सभी पूर्व लग्न है। अब हम बात करते हैं, पूर्व लग्न आ गया हमारे पास, अब चाहिए हमें अनुलग्न। देखिए अनुलग्न कैसे करेंगे। अनुलग्न हमारे सिलेबस में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का ही नाम है बस। तो अनुलग्न के लिए देखिए, सबसे पहले एल्केन, एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध। इसका अनुलग्न होता है एन, ANE। अगर कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है तो इसका अनुलग्न होता है ENE, ईन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध है तो इसका अनुलग्न होता है YNE, आयन। आप इतना याद कर लें, इस तो एक तो इनकी पूर्व लग्न, दस्तक, और इन तीनों के अनुलग्न एन, ईन और आयन। ये दस्तक आराम से याद हो जाएंगे। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, 10 तो हो गए। और इसके बाद ANE, एन, ENE, ईन और YNE, आयन। ये आपको अनुलग्न याद हो जाएंगे। जब आप पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों हमें मिल गए, अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है बस। पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़ा, दोनों को जोड़ते ही यौगिक का नाम मिल जाएगा हमें। तीसरा स्टेप बस यही है, पूर्व लग्न और अनुलग्न। पहले पूर्व लग्न को रखो और फिर अनुलग्न को रखो, दोनों को रखते ही हमें यौगिक का नाम प्राप्त हो जाएगा। तो आप इनको याद कर लें और अगली क्लास में हम यौगिक का नाम कैसे देंगे, कार्बन यौगिक का नाम कैसे देंगे, वो पढ़ेंगे। और उस क्लास को आप मिस ना करें, क्योंकि आपके 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। बिल्कुल 3 नंबर पक्के हो जाएंगे और फिक्स है 3 नंबर का, 3 या 2 या 3 नंबर का प्रश्न यहां से आना बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, धन्यवाद। बाकी का हम अगली क्लास में।